नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज विपक्ष ये कहता है कि देश का संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी की मौत हो रही है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेसी की हत्या सबसे पहले किसने की, कहां से इसकी शुरुआत हुई, संविधान को तबाह और बर्बाद करने के लिए किस बड़े नेता ने सबसे पहला कदम उठाया। आज हम चर्चा करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसके बहुत सारे फैन आजकल इधर उधर घूमते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत को जिस तरीके से छिपाया गया वो आज हम उजागर करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू के 10 ऐसे पापों के बारे में आज हम खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र के प्रणेता, प्रजातंत्र को स्थापित करने वालों में से एक जवाहरलाल नेहरू है, और कांग्रेसी दलालों की तो हालत ये है कि अभी 2 दिन पहले यहां तक एक शख्स ने कह दिया, जो राहुल गांधी का गुरु माना जाता है, सैम पिट्रोडा, कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी से ज्यादा योगदान जवाहरलाल नेहरू का था। ये ठीक उल्टी बातें हैं। संविधान को तबाह और बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने इन 10 पापों के जरिए किया। क्या है वो पाप, वो आज हमें बताएंगे देश के जाने माने कानूनविद उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो तो बड़े डेमोक्रेटिक थे, संविधान में ज्यादा योगदान जवाहरलाल नेहरू का वो अंबेडकर जी से भी ज्यादा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, संविधान सभा में 300 लोग थे और ये फैक्ट है कि नेहरू जी संविधान सभा में थे। नेहरू जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार पटेल थे, ऐसे 300 लोग थे संविधान सभा में। लेकिन सवाल यह है कि नेहरू जी ने संविधान बनाने में मदद किया या संविधान को बर्बाद करने में काम किया, यह विषय है। तो जैसा पहले आपने बताया, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, तो सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को हरवाने वाले चुनाव में नेहरू जी हैं। लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, बहुत घृणा थी। जब विभाजन हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था विभाजन होना नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात, अगर एक इस्लामिक देश बन रहा है तो दूसरा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नेहरू जी उसको भी नहीं तैयार नहीं हुए, उसका भी उन्होंने विरोध किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बाबा साहब अंबेडकर संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदा प्रस्ताव भी पेश किया। नेहरू ने उड़ा दिया उस प्रस्ताव के नेहरू ने उड़ा दिया। बाकी और तो छोड़िए, ये भारत के संविधान में 22 पार्ट है, राइट। इस 22 पार्ट के पहले 22 चित्र बने हुए थे। एक पार्ट के पहले राम लक्ष्मण सीता, राम दरबार बना हुआ था। एक पार्ट के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ था। एक पार्ट के पहले भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र बना हुआ था। एक पार्ट के पहले भगवान महावीर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो चित्र बना हुआ था। एक पार्ट के पहले हनुमान जी आसमान में उड़ रहे हैं सीता की खोज में, वो चित्र बना हुआ था। एक पार्ट के पहले जेबू बैल बना हुआ था, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम में पाया जाता था। एक पार्ट के पहले महाराणा प्रताप का चेतक और हाथी, ये बना हुआ था। एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। ये सारे चित्र संविधान की जो भावना थी उसको व्यक्त करने के लिए बनाए गए थे। उदाहरण के लिए पार्ट 15 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन से रिलेटेड है, राइट। अब इलेक्शन वाले पार्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रखी गई और गुरु गोविंद सिंह की फोटो रखी गई। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो हम इस्लामिक देश बन चुके होते। इस मुगलों से जो सबसे बड़ी टक्कर लिया है वो शिवाजी महाराज ने लिया है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, राइट। इसीलिए इलेक्शन वाले पार्ट से पहले उनकी फोटो रखी गई थी कि जब हम वोट देने जाएं, इन्हीं 2 महापुरुषों को याद करके जाएं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के विचारों पे ही काम कर रही हो, उसी को वोट करें।
हम जाति के आधार पे वोट न करें, भाषा के आधार पे वोट न करें, क्षेत्र के आधार पे वोट न करें, रिलीजन के आधार पे वोट न करें, हम केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह को याद करें। तो अभी जो हमारे पास संविधान है, इसमें कुछ नहीं है, तस्वीरें हैं, इसमें कोई तस्वीर नहीं। देखिए मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे तस्वीर गायब है। राम गायब, कृष्ण गायब, नटराज, एक पार्ट के पहले भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं, उनकी फोटो थी। एक पार्ट के पहले नेताजी सुभाष चंद्र की फोटो थी। नेताजी को तो उन्होंने गुमनामी बाबा बना दिया, नेहरू जी के कारण गुमनामी बाबा बने ना। तो ऐसे ऐसे सारे चित्रों को उन्होंने हटवा दिया। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस ने 50 बड़े महापाप किए, उसमें 10 बड़े महापाप नेहरू ने किए, शुरुआत में ही कर दिए। दूसरी बात, अगर भारत के संविधान में राम, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर की फोटो होती, शंकर जी की फोटो होती, नटराज की फोटो होती, हनुमान जी की फोटो होती, तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? नहीं। तो सेकुलर शब्द जो इंदिरा जी ने जोड़ा, उसकी नींव जो है नेहरू जी ने रख दिया। यस, ओके, यस। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन किससे हुआ था? वंदे मातरम, भारत माता की जैसे। पूरे आजादी के आंदोलन में झंडा कौन सा यूज हुआ था? केसरिया रंग का झंडा, उस पे ओम लिखा हुआ, राइट, ओमकार वाला झंडा, भगवा कलर का वो झंडा यूज हुआ था, और वंदे मातरम भारत माता हुआ था। अंग्रेजों ने यहां गॉड सेव क्वीन नाम से एक नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया। उस गॉड सेव क्वीन का विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। वंदे मातरम वॉर क्राई बन गया था। वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से राम प्रसाद बिस्मिल ने गीत लिखा। पहला जो झंडा डिजाइन हुआ था उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। यस, वंदे मातरम लिखा हुआ था। लेकिन नेहरू जी ने न वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनने दिया, न भगवा झंडा को राष्ट्रध्वज बनने दिया। अदरवाइज नेहरू ने विरोध नहीं किया होता तो भारत का जो झंडा होता वो भगवा रंग का होता, या तो उस पे ओम लिखा होता, या तो उस पे वंदे मातरम लिखा होता। अगर नेहरू जी ने विरोध नहीं किया होता तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नहीं बल्कि वंदे मातरम होता। याद रखिए, शुरू के 5 कांग्रेस के अधिवेशन भी वंदे मातरम गा के हुए थे। कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन हुआ था उसमें जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने अपनी पूरी, कहते नहीं, अपनी पावर का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, क्योंकि तो वंदे मातरम और जनगण मन को जो है अलग अलग स्टेटस दे करके खत्म करा दिया। नेहरू जी का एक और महापाप, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है एक सिटीजनशिप एक्ट बनाओ, और इस एक्ट में नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए टर्म्स कंडीशन डिसाइड करो। नेहरू जी ने उस प्रोविजन को माना, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, लेकिन आज तक आप बताओ किसी की नागरिकता गई? किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी माओवादी, किसी गद्दार की, जासूस की, मक्कार की, देशद्रोही की, माओवादी की, नक्सली की, किसी नागरिकता गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने कानून घटिया बनाया। जबकि आर्टिकल 11 साफ साफ कहता है कानून ऐसा बनाओ, सिटीजनशिप किसको देना है, किस कंडीशन पे देना है, वो टर्म्स कंडीशन में डिसाइड करो, और क्या करने पे सिटीजनशिप को छीनना है। इसलिए संविधान कहता है, संविधान में 2 लोगों की व्यवस्था है, एक को कहते हैं सिटीजन, एक को कहते हैं पर्सन। तो ये संविधान कहता है पर्सन को कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, पर्सन केवल जीने का अधिकार है, सिटीजन को सारे अधिकार है। तो संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ कुछ कार्य कर रहा हो, उसकी सिटीजनशिप खत्म करके उसको पर्सन बना दो, यानी जिंदा तो रहे, हवा पानी ले, भोजन करे, लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए। ऐसा घटिया कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। मुझे एक चीज बताइए कि वक्फ एक्ट जो है 1954 में ये क्यों लाया गया, जबकि संविधान तो साफ साफ कहता है कि भाई सबके लिए कानून, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। भाई वक्फ एक्ट जैसा कानून तो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत में न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न पारसी के लिए, न यहूदी के लिए, मुस्लिम के लिए आपने बना दिया। और ये भी जानते हुए कि धर्म के नाम पे अभी विभाजन हुआ है, अभी तुरंत विभाजन हुआ है, और आपने ये काम कर दिया। भाई कायदे से विभाजन हुआ तो जो यहां से मुस्लिम छोड़ के गए थे उनकी प्रॉपर्टी या तो सरकार को लेना था, या तो जो वहां से हिंदू बेचारे सब कुछ छोड़ के अपना उनको देना था। राइट। सरकार ने ये वक्फ एक्ट बना के नेहरू ने क्या किया, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया। इतना खतरनाक कानून है मनीष जी। आज की डेट में अगर वो वक्फ बोर्ड ये कह दे कि आपका स्टूडियो वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था,
इतना ही कहना है उसको कि बाबर का घोड़ा घास खाने आया था इसलिए ये स्टूडियो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप उसके नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, वो भी उनके ही सामने जाना, उन्हीं के सामने जाना पड़ेगा, उनके ही जज के सामने जाना होगा। मतलब कमेटी वही सारा चीज, वही चोर, वही दरोगा, वही जज, सारा कुछ वही कर रहे हैं। आज की डेट में 12 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है वक्फ बोर्ड, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा। तो ये जो वक्फ एक्ट हमें दिख रहा है ना, वैसे तो इसको बदलाव इंदिरा ने भी किया, मनमोहन सिंह ने भी किया, नरसिम्हा राव ने किया, राजीव गांधी ने किया, लेकिन इसका जो बीज जो है नेहरू जी ने। अगला पाप बताइए नेहरू जी का। आर्टिकल 13 ये कहता है, जिसपे कभी चर्चा नहीं होती है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि आज 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो चुका है। आज के दिन से सारी कुरीतियां, कुप्रथाएं खत्म। आज के दिन से सारे वो पर्सनल लॉ खत्म जो महिला पुरुष में भेदभाव करते हैं। राइट। नेहरू को पार्लियामेंट में खड़े होके 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 के खिलाफ है, इसलिए आज खत्म हो गया। 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आर्टिकल 13 के खिलाफ है, यह भी खत्म हो गया। 1937 का शरीयत एक्ट, जो बार बार शरीयत चल रही है, इस शरीयत एक्ट भी आर्टिकल 13 के खिलाफ है, इसलिए खत्म। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी नियम कानून, कोई भी प्रथा, कोई भी रीति रिवाज जो महिला पुरुष में भेदभाव करे, वो आज के दिन खत्म हो गया। सिंपल एक उनको नोटिफिकेशन इश्यू करना था पार्लियामेंट में, तो जानते हैं आज 3 तलाक खत्म हो गया होता, हलाला खत्म हो गया होता, मुता खत्म हो गया होता, मिस्यार खत्म हो गया, तहर्रुस खत्म हो गया। 70 साल तक करोड़ों जो मुस्लिम बहनें हैं जो परेशान हुई है, उसका मूल कारण नेहरू है। जबकि आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है सारी कुरीतियां, सारी कुप्रथाएं, यानी तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, ये सब कुरीति है, ये सब कुप्रथा है, ये महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक कुप्रथाएं हैं। तो ये कुप्रथाएं आर्टिकल 13 खत्म करता है, लेकिन नेहरू ने उसको नहीं किया। नेहरू ने न पारसी मैरिज एक्ट खत्म किया, न क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म किया, न शरीयत एक्ट खत्म कर दिया, कोई भी पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया। और जो आर्टिकल 44 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करो, सबके लिए एक कानून बनाओ, 1 नेशन 1 लॉ, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, उस पर चर्चा भी नहीं किया। ऊपर से हिंदू मैरिज एक्ट और बना दिया। पर्सनल लॉ खत्म करना था, उन्होंने एक और पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था, उस पर चर्चा भी नहीं किया, कमेटी भी नहीं बैठाई, ड्राफ्ट भी नहीं बनाया। आप सोचिए 1950 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना कितना आसान था, बहुत आसान था। आज की डेट में उसका विरोध करने के नाम पे जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, उस समय कोई विरोध, अरे उस समय तो बंटवारा हुआ था भैया, जो लोग पाक थे उनको पाकिस्तान मिल गया, नापाक लोग बचे हुए, नापाक लोगों के लिए सबका एक कानून होगा। जो पाक नापाक वाली थ्योरी थी, भाई मुस्लिम्स पाक होते हैं इसलिए उनको पाकिस्तान चाहिए, हिंदू नापाक होते हैं इसलिए उनका हिंदुस्तान हो गया। तो भैया जब नापाक लोग यहां बचे तो नापाक लोगों का एक कानून होना चाहिए था ना। फिर वो शरीयत एक्ट चलता रहा, जिसके कारण डिवीजन हुआ, वो चीजें तो खत्म ही नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू के कारण आज हम जिस परिस्थितियों में दे रहे हैं, नेहरू ने जो बीज बोए थे ना, देश उसको काट रहा है। नेहरू ने जो घटिया कानून बनाए उसका दुष्परिणाम आज देख रहे हैं। आज तक आप बताइए 75 साल में किसी आतंकवादी की, किसी अलगाववादी की, किसी जिहादी की, किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। कानून ऐसा बनाया उन्होंने। अब समय आ गया है कि, इसलिए मैं तो पूरे देश में घूम घूम के कह रहा हूं, अब की बार 400 पार करो, अब की बार 400 पार करो, क्योंकि इन कानूनों को खत्म करने के लिए आपको बहुत फुल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। इसके कारण कई जगह तो आपको संविधान में थोड़ा संशोधन भी करना पड़ेगा। तो संशोधन तभी होगा ना जब 2/3 बहुमत होगा। 2/3 बहुमत होगा। और अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने 460 सीट दिया, 400 पार कराया, नेहरू जी को 400 पार कराया, राजीव गांधी को 400 पार कराया, उसके बदले उन्होंने घटिया कानून बना दिया। तो अब हमारी ड्यूटी होती है दोबारा हम फिर से 400 पार कराएं और इन कानूनों को खत्म करवाएं। अल्टीमेटली कानून जो बनाए हैं घटिया, वो पार्लियामेंट से खत्म होगा, वो हमारे आपके कहने से खत्म नहीं होगा, खत्म होने वाला तो खत्म तभी होगा ना जब वहां 2/3 बहुमत होगा। राइट। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, देश के लिए, केवल देश के लिए 400 पार कराओ। और नहीं अगर ये कानून घटिया खत्म हुए, नेहरू के जो महापाप नहीं धुले गए, नेहरू के महापापों को खत्म नहीं किया गया, आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे ना हमें माफ नहीं करेंगे। और बंटवारे का फिर से एक नया सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। 2047 तो पीएफआई का है ही है। राइट। 2047 तो पीएफआई का ऑलरेडी मॉडल है, हमें 2047 में डिवीजन कराना है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है इन महापापों को खत्म किया जाए। भारत में एक देश एक विधान लागू हो, न अल्पसंख्यक न बहुसंख्यक, न हिंदू न मुसलमान, सबका साथ सबका विकास, एक देश एक कानून।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आज देश में जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका रूट कॉज वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।